हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा आज आप सामने लाई है नेट के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नेट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे नेट का एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए तैयारी के हिसाब से बनाएगी। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए बनाएगी, नेट के लिए। तो अगर नेट की बात करें तो मैंने जो डाल भी रखा है नेट का कि ये नेट 2022 के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बात करें इसमें सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं बनाया, सिर्फ पॉइंट बताए, इनको याद करने में तुम्हें आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम पहले की बात करें तो आधुनिक भूगोल के जनक कौन है। तो अगर हम भूगोल की बात करें, भूगोल के जनक, अगर इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे कि अगर मैं भूगोल की बात करूं तो भूगोल के जनक जो है वो कौन है, इरेटोस्थनीज। और आधुनिक भूगोल जो वर्तमान में जो चलता है वो उसके जो मुख्य भूगोल के जनक हैं वो हम्बोल्ट और रिटर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, जो आए हुए हैं उनको मैंने ज्यादा प्रायोरिटी दी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि र्यूमर माप से नापा जाता है, र्यूमर माप से नापा जाता है तो इससे नापा जाता है तापमान। अगर मैं र्यूमर माप की बात करूं तो र्यूमर माप से तापमान को नापा जाता है कि हमारा उसका जो वायुमंडल में टेम्परेचर कितना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बर्फ व हिम का अध्ययन, यानी कौन से अध्ययन क्या कहलाता है। तो बर्फ और हिम का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रायोलॉजी। ठीक है, क्रायोलॉजी यानी जब हम बर्फ और हिम के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्रायोलॉजी कहते हैं। और अगर हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, ये मेल करने को भी आते रहते हैं, तो मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी माने मिट्टी का अध्ययन। इसी तरह से झील, ये मिलाने को आए हुए क्वेश्चनों में से है, मैंने जो छांट के लिखे हैं। तो झीलों का अध्ययन क्या कहता है, लिम्सोलॉजी। झीलों के बारे में जब अपन करते हैं कि इस झील कैसी है, इसमें क्या विशेषताएं है, इसका पानी कैसा है, तो इसको बोलते हैं लिम्सोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा है, ये कहा है जेम्स हटन ने। और किसमें कहा है, थ्योरी ऑफ द अर्थ, जो उनकी बुक थी थ्योरी ऑफ द अर्थ। इसमें उन्होंने ये कहा है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। इसे एक रूपतावाद के बारे में बताती है। ठीक है, तो ये इसमें तीन चीज आती है, टॉपिक भी पूछ लेते हैं, बुक का नाम भी पूछा जा चुका है, और साथ में ये कथन किसका है, ये जेम्स हटन का है। तो ये तीन क्वेश्चन कवर करता है एक ही टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भू आकृति विज्ञान, जो जियोमार्फोलॉजी है, भू आकृति विज्ञान, इसके जनक कौन है। तो इसके जनक हैं डेविस। नेक्स्ट, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है। ये चीजें मिलाने को भी आ जाती हैं, कथन में भी आ जाती हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना कि किसने क्या कहा, ये याद होना चाहिए। तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया किसने, H.S. बैराज। ठीक है, H.S. बैराज। अगर आप बैराज नाम भी याद रखोगे तो भी काफी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्षेत्रीय भूगोल के पिता कौन है, यानी किसने बताया क्षेत्रीय भूगोल के बारे में, किसने बताया, कार्ल रिटर ने। तो उसको बोला जाता है क्षेत्रीय भूगोल के पिता। ठीक है, अब बात करते हैं मानव भूगोल के संस्थापक कौन है। तो ये मानव भूगोल के संस्थापक हैं कार्ल रिटर। ठीक है, अब मानव भूगोल की अगर बात करें तो वैसे मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, यानी मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, तो ये है रेडजेल। राजनीतिक भूगोल के भी रेडजेल हैं, लेकिन मानव भूगोल के संस्थापक, यानी इसको एक संस्था के रूप में, एक संगठन के रूप में किसने कहा था, कार्ल रिटर ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन एक नेक्स्ट कि आराम कुर्सी वाले भूगोलवेत्ता कौन है, कांट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी ध्यान रखना, सभी इंपोर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ मैं इस समय। तो आराम कुर्सी वाले भूगोलवेत्ता कांट। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगेयवादी विचारक कौन है। ये विचारधाराएं हैं, मानववादी, अगेयवादी, ठीक है, मात्रात्मक, गुणात्मक, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते ही रहते हैं। तो ये जो कहा है अगेयवादी विचारक कौन थे, हम्बोल्ट है। अगेयवादी के विचारक हैं हम्बोल्ट। नेक्स्ट, उद्देश्यवादी या प्रयोजनवादी भूगोलवेत्ता कौन है। तो जिस उद्देश्यवादी और प्रयोजनवादी भूगोलवेत्ता है रिटर। नेक्स्ट बात करते हैं वनस्पति भूगोल के प्रवर्तक कौन है। तो वनस्पति भूगोल की अगर हम बात करें तो उनके प्रवर्तक
हमबोल्ट हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था हमबोल्ट के नाम पे, याद आया कि डेल्टा शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो भी हमबोल्ट ने ही किया था, डेल्टा शब्द का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्रमबद्ध भूगोल के प्रवर्तक, यानी किसी चीज को सिस्टमेटिक रूप में कैसे पढ़ाता है। एक तो होता है क्रमबद्ध भूगोल पढ़ने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें एक क्रमबद्ध होती है, दूसरी होती है प्रादेशिक। तो क्रमबद्ध भूगोल किसने शुरू किया था, इसके बारे में बताया था हमबोल्ट ने, कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम एक तरफ तो आता है कि किसी प्रदेश के, अगर हम किसी प्रदेश के फसल, खनिज, ठीक है, इन चीजों का अध्ययन करते तो ये कहलाता है हमारा प्रादेशिक भूगोल। और जब हम कह रहे हैं कि गेहूं के बारे में पढ़ रहे हैं फसल में, और जो है खनिज में हम जो है लोहे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस तरह का जो अध्ययन होता है जिसमें सभी देशों के बारे में क्रमबद्ध रूप में पढ़ा जाता है कि कहाँ उत्पादन अधिक है, कहाँ उत्पादन, जैसे गेहूं के उत्पादन में चीन, अमेरिका, ठीक है, अगर इस तरह से आता है तो इसका मतलब है ये हम पढ़ रहे हैं, ये क्रमबद्ध अध्ययन। नेक्स्ट बात करते हैं कल्याणकारी भूगोल। कल्याणकारी भूगोल के प्रवर्तक है D.A. स्मिथ। कल्याणकारी, इसमें हम सिर्फ कल्याण की बात करें, वो कहलाता है कल्याणकारी भूगोल। भूगर्भिक समय की खोज किसने की थी, जेम्स हटन ने। भूगोल की खोज यानी भूगर्भिक समय, जैसे इयोसीन मायोसीन तुम लोगों ने बुकों में पढ़ा होगा कि ये कार्बोनिफेरस युग, ये सब इनके बारे में सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो की थी जेम्स हटन ने। ठीक है, और आधुनिक मानव का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है कि आधुनिक मानव का जन्म हुआ था होलोसीन युग में। अगर हम स्टार्ट करें, मैंने इसके बारे में युगों के बारे में डाल रखी है वीडियो, तो इसका सब्सक्रिप्शन मैं नीचे उसमें डाल दूंगी। ठीक है, तो होलोसीन युग में आधुनिक मानव का जन्म माना जाता है। और अगर हम बात करें आधुनिक मानव है कौन सा, तो आधुनिक मानव है होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, आधुनिकतम मानव सॉरी इसमें लिखा आधुनिक, मैंने लिखना चाहिए यहाँ पे आधुनिकतम, इसमें गलती हो गई। आधुनिकतम मानव होमो सेपियंस सेपियंस है, और आधुनिक मानव की बात अगर हम करेंगे तब आएगा होमो सेपियन। ठीक है, आधुनिक मानव होमो सेपियन, और आधुनिकतम मानव जो वर्तमान समय है वो उसे कहलाते हैं होमो सेपियन सेपियंस मानव। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सर्वप्रथम भू आकृति विज्ञान को स्पष्ट किसने किया था। जैसे बताया था, पहले बताया था मैंने, भू आकृति में सबसे पहले स्पष्ट किया था पेशे ने। ठीक है, मानव पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो इसने किया है बैराज ने। मानव पारिस्थितिक किसका है, बैराज का। और मानववादी भूगोल किसका है, ये है तुवान का। ठीक है, मानववादी भूगोल तुवान, ये मिलाने को भी आ जाती है, ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें बर्फ की मोटाई नापने की विधि कौन सी है, तो इसे इको साउंडिंग। बर्फ की मोटाई कैसे नापी जाती है, इको साउंडिंग से। यानी इको साउंडिंग का मतलब है कि अगर जहाँ बर्फ है वहां पर ध्वनि भेजी जाती है, और उस ध्वनि से जितने समय में वो वापस लौट के आती है उस समय वो कैलकुलेट करके निकाला जाता है, इसे बोलते हैं इको साउंडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कि सागर व महासागर की उत्पत्ति कब हुई थी। अगर हम बात करें सागर और महासागर की उत्पत्ति कब हुई थी, तो ये हुई थी पैलियोजोइक कल्प में। ठीक है, इसके बारे में मैंने डाल रखी वीडियो, सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे और पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान महाद्वीप से महासागर का स्वरूप निर्मित कब हुआ था, तो ये हुआ था प्लायोसीन युग में। जो इस समय जो महाद्वीप महासागर की स्थिति है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि महाद्वीप जो है कैसे थे, सब मिले हुए थे, जिसे कहा गया था पेंजिया, और चारों ओर पेंथलासा था। लेकिन आज के समय में महाद्वीप की कंडीशन अलग है, तो जो स्वरूप वास्तविक रूप बना था वो बना था प्लायोसीन युग में। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमालय का निर्माण कब आरंभ हुआ, तो हिमालय का निर्माण जो हुआ था वो इयोसीन युग में आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पी तरंगे कैसी हैं, तो पी तरंगे होती हैं अंदर। भूकंप की जो तरंगे होती है, भूकंप वो 3 होती हैं। अगर मैं बात करूं ये तरंगे कितनी होती है, 3। पी, पहली है पी, दूसरी है एस और तीसरी है एल। इन तीनों तरंगों में जो हमारी पी तरंगे हैं अनुदैर्ध्य हैं, ये क्या होती है, ये कठोर में भी तीव्र चलती हैं और तरल में भी इनकी गति बनी रहती है। एस तरंगे तरल में लुप्त हो जाती हैं, कठोर में इनकी गति बनी रहती है। एल तरल
ठोस और गैस तीनों में ही चलती हैं। तो इसीलिए इन तरंगों को बात करें तो पी तरंग कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। एस तरंगे कैसी हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और एल तरंगे भी कैसी हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक, कहीं कहीं पर अनुदैर्ध्य भी लिखा हुआ मिलेगा। अगर मैं बात करूं पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहाँ है? 103 से 144 डिग्री पर। ये होता क्या है कि जहां पर ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो एक ऐसा क्षेत्र आ जाता है जहां पर, यहाँ पे मैं बात करूं 103 डिग्री से 143 डिग्री पर, ये इसको माना जाता है कि ये तरल अवस्था में है। ये क्या है? तरल अवस्था में है। और इस कारण से यहाँ पर पी तरंगे धीमी हो जाती हैं और एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं छाया क्षेत्र। ठीक है, तो पी तरंगों का छाया कितना है? 103 से 143 डिग्री है। और एस तरंगों का छाया क्षेत्र है 103 से 103 डिग्री। इसका मतलब ये कहाँ पर आएगा? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र कहलाता है एस तरंगों का छाया क्षेत्र। ठीक है, मैं डेली वीडियो डालूंगी नेट के क्वेश्चन के लिए। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब, जिससे और लोगों को भी फायदा हो। थैंक यू।